युवा वोटर युवा रिपोर्टर के पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे बंसल न्यूज के 4 युवा रिपोर्टर अपनी पहली रिपोर्ट कवर करने के लिए फील्ड पर निकले थे। इस तजुर्बे ने सभी को बहुत कुछ सिखाया। ये आम और खास दोनों वर्ग के लोगों से मिले, उनकी दिक्कतों को जाना और उनकी परेशानियों से वाकिफ हुए। अब आगे देखिए मां नर्मदा के तट पर बसे नर्मदापुरम में इनके अगले सफर की कहानी। समय सुबह 6:30 बजे, नर्मदा ब्रिज, होशंगाबाद। हर सफर एक नई शुरुआत है और हर दिन जिंदगी का एक नया पन्ना। आज अल सुबह उन नींदी आंखों के साथ जब मैं घर से निकला तो ये सोचा नहीं था कि सतपुड़ा की ये सुबह इतनी मेस्मराइजिंग होगी। यूं चला तो था जानिबे मंजिल, लेकिन जब इन जिंदा नजारों को देखा तो नदी के इस पुल पर ठहर गया। लाल नारंगी रंग फेंकते सूरज की तबीयत में कुछ नरमी थी, फिर भी रोशनी रूबरू थी। नया दिन नई उमंग के साथ सामने खड़ा था। जब नजर उठाई तो रेलवे ब्रिज से एक ट्रेन गुजर रही थी। नजरें झुकाई तो ठीक नीचे नर्मदा के पानी पर एक नाव तैर रही थी। उसमें सवार लोग मेरी ही तरह अपने सफर पर निकले थे। मैं भी आगे बढ़ा, लेकिन मन में ये मलाल लेकर कि मां रेवा में डुबकी नहीं लगा पाया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ अत्रे। युवा वोटर युवा रिपोर्टर के इस एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा इलाके में। समय सुबह 7 बजे, सिवनी मालवा का एक गांव। सतपुड़ा के इस हिस्से में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह खिली हुई धूप है और मैं बातचीत करने आ गया हूँ एक युवा किसान से। दानवेंद्र, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि खेती में आप क्यों आए, इस तरफ आपका रुझान क्यों बढ़ा? मेरा एक इंटरेस्ट शुरू से खेती में था, लेकिन चूंकि है कि भाई बाहर पढ़ना है, फिर कुछ चीज़ें सीख समझ के फिर आके, तो उस हिसाब से फिर बाद में फिर मेरा क्या मन नहीं लगा जॉब वगैरह में ज़्यादा कुछ। मेरे साथ कई लोग थे, पढ़ते थे उस समय हम लोग, तो वो भी एक अच्छे युवा किसान बने। तो मैंने देखा कि घर पे खेती वगैरह जैसे पापा देख रहे हैं, तो फिर उनकी हेल्प के हिसाब से। लंबी चौड़ी कदकाठी और बड़ी हुई दाढ़ी वाले दानवेंद्र जितने रॉ दिखते हैं, बातों से उतने ही सॉफ्ट और शर्मीले नजर आते हैं। हम में से बहुतों के मन में, खासकर शहरी लोगों के मन में ये सवाल उठता ही होगा कि आखिर एक किसान का दिन कैसे गुजरता है। क्या किसान की जिंदगी का एक आम दिन कॉर्पोरेट में काम करने वाले वर्कर के दिन की तरह ही होता है? क्या किसान भी उतनी ही मेहनत करता है जितना कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय? सुबह जैसे आमतौर पे 5 साढ़े 5 बजे उठा किसान जो भी है, फिर खेत में जैसे अगर फसल पकने पे है तो एक ये चीज़ देखना कि कहीं मवेशी या कुछ ऐसा तो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। आजकल के लोग मवेशी खुला छोड़ते हैं। सुबह सुबह अब जैसे अभी खेतों में यूरिया डला है, अभी पहला पानी होगा, तो इसके लिए किसान आके, मतलब वो जैसे ऑफिस का वर्क होता है 9 घंटे टाइम ऑफिस में देना है, ऐसे किसान का एक फिक्स टाइम होता है कि लेबर 8 बजे आ रही है, उन्हें देखना। जैसे क्या किसान अगर मेड़ पे खड़ा हुआ है तो लेबर भी एकदम बिल्कुल आपको करेक्ट पूरा काम एकदम आपका 100% निकलेगा। आज सिवनी मालवा की मुख्य फसल गेहूं और धान बन चुकी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। दानवेंद्र इस बदलाव को पंजाब से आए किसानों की देन बताते हैं। 2001 के बाद से यहाँ जब से पंजाब से कुछ सरदार आए इस एरिया में, तो उन्होंने धान लेकर आए। तो धान की फसल जो है अब गेहूं के बाद जो है सेकंड लीड फसल है। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो आप बारिश के समय में आपको धान ही धान मिलेगी। अच्छा। 8-10 साल हो गए जब से सोयाबीन पिटना शुरू हुआ, तो फिर धान का रकबा बना लिया लोगों ने। और गर्मी में उसके बदले लोग मूंग ले लेते हैं 60 दिन की फसल गेहूं की कटाई के बाद। मेरे जहन में किसानों को लेकर एक टिपिकल इमेज बनी है। दानवेंद्र से मिलकर वो छवि जैसे टूट गई। दानवेंद्र के रंग ढंग और बातचीत करने के तरीके को देखकर मेरा मन नहीं माना और उनके हुलिये को लेकर मैंने एक सवाल दाग ही दिया। किसान की एक इमेज है,
तो लेकिन आप उसमें कहीं फिट नहीं बैठते हैं, आप उससे बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ, ये कहना सौरभ तुम्हारा सही है कि आमतौर पे हम भी देखते हैं कि अरे वो धोती वाला है, मटमैली धोती, सर पे गमछा बंधा हुआ। वो खासकर जैसे देखते हैं पुराने समय में हल जोतता किसान, क्या है जब से खेती में ट्रैक्टर आया है तो वैसे वैसे किसान ने भी खुद को अपडेट किया है। मतलब बढ़िया जीन्स शर्ट, बढ़िया मतलब एडिडास के जूते पहन के ट्रैक्टर बखरने जा रहे हैं। तो ये मतलब तकनीक के साथ जो है किसान भी जो है मतलब अपडेट होता जा रहा है। दानवेंद्र से मेरी बातचीत काफी इंटरेस्टिंग टर्न ले रही थी। मैंने उनसे ऑर्गेनिक खेती पर उनकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने बेहद सरल तरीके से वो सारे पॉइंट्स बता दिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं। बीते 10-12 सालों से जिस तरह केमिकल का यूज़ हुआ है, एक तो गेहूं की बोनी में उसके साथ डीएपी मिलाया जाता है, वो कहीं नहीं जाता, वो सीधा मिट्टी में ही मिल रहा है। और फिर उसके बाद जैसे धान है, धान में बहुत ज़्यादा दवा का छिड़काव होता है, वो खासकर जब धान के खेत मचाते हैं उसे लगाने से पहले, तो इसके कारण क्या मिट्टी के जो पार्ट्स हैं वो टूटते हैं, तो इस वजह से मिट्टी भी हार्ड हो रही है। तो इसमें पूरा एक कॉम्बिनेशन अपन कह सकते हैं कि लोग अब धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिक खेती की साइड आ रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा हेल्थ इशू भी है। फसल चक्र को थोड़ा अपनाएं, खासकर ऑर्गेनिक तरीके से भी, इसी में ही ऑर्गेनिक भी मिक्स है मतलब कि, तो उससे क्या होगा, फसल उत्पादन अच्छी देगी और आपका मिट्टी का जो है वो पोषक तत्व वाला जो है वो पूरा बना रहेगा। किसान के नाते आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? नई फसलों को लेके जागरूकता के साथ बेचने के लिए व्यवस्था हो। मतलब युवा किसान से लेके जितने वरिष्ठ किसान हैं, सबकी ये डिमांड है कि यूरिया की व्यवस्था हो सके। तो यही एक इच्छा है कि ये चुटपुट जो बड़ी परेशानियां बनती हैं, इनका समाधान अगर अच्छे ढंग से हो तो चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। शहरी माहौल में पले बड़े होने के चलते मैंने कृषि को कभी करीब से नहीं देखा। दानवेंद्र से हुई ये बातचीत मेरे लिए काफी नई थी। इनसे खेती किसानी के बारे में मेरी समझ का दायरा भी बढ़ा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। युवाओं का फार्मिंग में उतरना वाकई में इस कृषि प्रधान देश और मध्य प्रदेश के लिए एक नई उड़ान है। ऐसे युवा किसान यकीनन खेती को और भी फायदेमंद, हाईटेक और सिंपल बनाएंगे। समय सुबह 8 बजे, होशंगाबाद शहर। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. नर्मदापुरम में अपनी सुबह की शुरुआत मैंने एक फिटनेस क्लब से की। बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना हमारी जिंदगी के लिए बेहद अहम बन चुका है। खासकर कोरोना के बाद लोगों ने इसे तरजीह देना सीख लिया है। गजेंद्र परोनिया एक जिम ओनर हैं। वो बीते 7 बरस से जिम चला रहे हैं। कोविड के दौरान ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस के जरिए उन्होंने अपनी खास पहचान बना ली थी। गजेंद्र बताते हैं कि शहर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी सेहत के लिए फिक्रमंद नजर आने लगे हैं। फिटनेस को लेके लोग अवेयर तो हुए हैं आफ्टर कोविड एंड ऑल। लोगों की जो मेंटलिटी है वो चेंज हुई है। अच्छा। कि हमें फिट होना है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करना है, और ये हमारी लाइफस्टाइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आप कितनी ही वेल्थ आपकी बेटर हो, बट आप हेल्थ परचेज नहीं कर सकते। हेल्थ आपकी जितनी बेटर होगी, आप वेल्थ उतना क्रिएट कर सकते हो। तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। महंगे जिम और फिटनेस क्लब हर किसी की पहुंच में नहीं होते। शहर में ओपन जिम की हालत किसी से छिपी नहीं। गजेंद्र के पास एक आइडिया है जिससे कम आमदनी कमाने वाले भी जिम या फिटनेस क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। काफ़ी एवरेज लोग होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको नीड तो है लेकिन फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जिम से टाइप करके या किसी एक ऐसे पैकेज पे, सब्सिडी पैकेज पे कि नहीं आप चीज़ों के लिए कि मेंबर इनको आप अलाउ करिए चीज़ों के लिए, इनके थ्रू हम आपको ये बेनिफिट दे सकते हैं या किसी और चीज़ में बेनिफिट दे सकते हैं जिम वालों को। तो जिम वाले काफ़ी एक रेशियो 20% क्राउड्स को जो नीडी है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल। अनुष्का योगी एक नेशनल लेवल की स्विमर रह चुकी हैं। कोरोना के दौरान ट्रेनिंग बंद होने के बाद वो स्विमिंग लगातार नहीं कर पाए। अनुष्का को तैराकी में फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए अब वो जिम में आकर वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। उनको लगता है कि शहर के स्टेडियम को मेंटेन करने की जरूरत है। इससे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। हम ये भी देखते आ रहे हैं कि फैसिलिटीज़ ओपन जिम की या स्टेडियम की, एक ओपन स्टेडियम की शायद यहाँ पे नहीं है। तो आपने कभी देखा है यहाँ का स्टेडियम कैसा है? स्टेडियम मेरे को ऐसा लगता है कि और थोड़ा
उसमें सुधार आना चाहिए। जी। जो जिम ओपन जिम है यहाँ पे वो मतलब इतने अच्छे नहीं है, मतलब थोड़ा ठीक होना चाहिए उन्हें। समय सुबह 9 बजे, पिपरिया, बनखेड़ी रोड। सूबे के जिस हिस्से से होकर मैं गुजर रहा हूँ वो गन्ने की खेती के लिए देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। सड़क की दोनों तरफ लगे गन्ने के ये खेत इस बात की तस्दीक भी खुद ही कर रहे हैं। पिपरिया से करीब 20 किलोमीटर का सफर कार से तय करते हुए मैं बनखेड़ी नाम के इस कस्बे में पहुंचा हूं। यहाँ गन्ने का बम्पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। खासकर युवा किसान यहाँ गन्ने की खेती को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इनका कहना है कि इसमें दूसरी फसल से ज्यादा मुनाफा है। 1 एकड़ के खेत में गन्ने पर करीब 30 से 40 हजार रुपए की लागत आती है। वही मुनाफा इसका जस्ट डबल यानी करीब 50 से 60 हजार रुपए तक हो रहा है। कृष्ण कुमार एक युवा किसान है। वो मानते हैं कि गन्ने की खेती से फायदा तो है, फिर भी युवा किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को और बेहतर माहौल मुहैया कराना होगा। और मान लीजिए शासन प्रशासन से आपकी खेती किसानी को लेकर के, फसल को लेकर के क्या मांग है कि हमारी? अब ये रेट ही है, रेट क्या लागत ज़्यादा हो गई है। रेट नहीं मिल पा रहा है उतना, तो उसमें हैरान हो। जैसे अभी खाद नहीं मिल रहा, वो डबल में मिलता है। फिर जैसा अपन को चाहिए पर्याप्त, तो वो नहीं मिल पाता। गन्नों से लदी ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस शुगर मिल के पास लाइन लगाकर खड़ी हैं। सैकड़ों क्विंटल मिठास उठाए, सभी अपनी बारी के इंतजार में हैं। आसपास के खेतों से गन्ना सीधे इन शुगर मिलों तक पहुंचा दिया जाता है। इधर माहौल इतना गन्नामय है कि यहाँ की हवाओं और धूल मिट्टी में भी गन्ने की महक को महसूस किया जा सकता है। आज के दौर में जब लोग अपनी चाय की प्याली से शक्कर घटाने की कोशिश में हैं, तब मिठास का ये लोड मुझे हैरान करता है। बबलू ठाकुर न सिर्फ खुद गन्ने की खेती कर रहे हैं, बल्कि इसमें होने वाले लाभ को देखते हुए वो दूसरों को भी इसे ही लगाने की सलाह देते हैं। दूसरी फसलों में उन्हें इतना मार्जिन नहीं मिलता। तो आप गन्ने की खेती अब क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि सर उसमें अच्छा मुनाफा समझ में आ रहा है। अच्छा। मैं इधर से भी गन्ना लेकर आ रहा हूँ अपने ट्रैक्टर से, तो वहाँ से अच्छा मुनाफा समझ में आ रहा है मेरे को। तो दूसरी फसलों में मुनाफा क्यों नहीं है? नहीं, दूसरे में भी है, सब में है। तो फिर गन्ने की खेती क्यों? गन्ना मतलब उतना लागत उसमें नहीं आती है लगाने के लिए, जितना मांग चलो अपने और मतलब फसलों में आता है। जैसा किसी की हुई तो मांग चलो अपन को DAP यूरिया 3-4 बार लगाना पड़ता है, बट इसके गन्ने में उतना ज़्यादा वो नहीं लगता है। समय सुबह 10 बजे, सुहागपुर शहर। सुहागपुर का पुराना नाम सोनिकपुर था। ये एक सुस्त रफ्तार शहर है। मौजूदा दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के मामले में ये इलाका पिछड़ सा गया लगता है। सुहागपुर स्टेशन भूसावल जबलपुर रेल रूट पर पड़ता है। ये पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। यहाँ पैसेंजर ट्रेनों के अलावा कुछ एक एक्सप्रेस ट्रेन ही रुकती है। स्टेशन पर मौजूद लोगों की तकलीफ वही है जो हर छोटे स्टेशन पर रहने वालों की होती है। ट्रेन स्टॉपेज लंबे समय से मांग चल रही है नगर को लेके, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। सीधा हम एक्सप्रेस विशेष रूप से डिमांड है व्यापारी वर्ग को दिल्ली जाने के लिए, और अप डाउनर्स के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। ड्यूटी जाते डेली तो श्रीधाम भी रुकना चाहिए, क्योंकि आने जाने के लिए सही रहेगी। वो गाड़ी एक सूटेबल है, और अपनी ये इंटरसिटी का भी स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं हम लोग। सुहागपुर के पास ही मढ़ई जैसी ट्रैवल डेस्टिनेशन है। इसके बावजूद यहाँ पर कम ट्रेन्स का रुकना सभी को चौंकाता है। शहर के एक पार्क में मेरी मुलाकात पवन सिंह चौहान से होती है।
पवन सोहागपुर में लंबे वक्त से बंसल न्यूज के संवाददाता हैं। उनसे मुझे शहर के बेसिक मुद्दों पर जानकारी मिलती है। बरसात होती थी तो बरसात में जो गांव के लोग हैं तो गांव के लोग निकल नहीं पाते थे, लेकिन अब क्या है, सड़कों को जाल बिछ गया है। 30-40% जो युवा हैं वो रोजगार के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, तो उनकी एक मांग ये है कि यहाँ यदि फैक्ट्री लग जाए, कुछ ऐसा रोजगार का साधन हो जाए तो यहाँ पर उनके लिए अच्छा होगा। ये यहाँ जो वेटर हैं या यहाँ के गाइड हैं या यहाँ के नेचुरलिस्ट हैं, यहाँ के जो ड्राइवर हैं, उनको रोजगार मिला है। लेकिन जो शहर का वोटर है, शहर का युवा है, शहर का युवा कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि प्रदेश सरकार के लेवल से भी अभी भर्तियाँ नहीं निकली हैं, तो वो एक थोड़ा सा बेरोजगार है। समय सुबह 11 बजे, पिपरिया शहर से बाहर एक बाग। गन्ने का गुणगान सुनकर बनखेड़ी से वापस पिपरिया की तरफ लौट रहा हूँ। रास्ते में एक जगह मुझको ऐसे किसान से मिलना है जिनके बाग के आमों का जायका पूरे सूबे में लिया जा रहा है। उन तक पहुंचने के लिए मुझे गहरी हरियाली की इस सुरंग से होकर गुजरना पड़ रहा है। सच कहूं तो मैंने इससे पहले ऐसा कोई रास्ता तय किया हो ये याद नहीं पड़ता। मैं जब अंदर पहुंचा तो वो अपने साथियों के साथ मेरा ही इंतजार कर रहे थे। आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल कर राजा बले एक कामयाब किसान बने हैं। वो युवाओं से भी ऐसा ही कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आम की खेती, ये आपका आइडिया आपके पास कैसे आया और इस पे लोग कैसे आपके पास से जुड़े? क्या से 25 साल 30 साल पहले करीब हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स आई थी कि आम की खेती करे, बेनिफिशियल होता है। उन्होंने उस ढंग से उसको प्रचार किया। तो मैंने पहले 100 पौधे 125 पौधे करीब उसको लगाए। अच्छा। तो 100-125 पौधे लगाया और जब खुद उसमें देख रेख करी तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आज मैं 4,500 पौधों पे पहुंच गया हूँ। उन युवा किसानों को क्या कहते हैं कि वो आम की खेती करें और ऐसे मुनाफेदार खेती करनी चाहिए उनको? तो मैं बहुत बेसिक चीज़ बोल रहा हूँ आज आपसे कि बच्चे, नए बच्चे हैं, किसान हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। अच्छा। हर आदमी फोकस करा हुआ है पैसे के ऊपर। पैसा मिलता है हमको, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो पैसा आता है हमारे पास, लेकिन उसके पहले फोकस हमको हमारे वर्क पे होना चाहिए, उसके आउटपुट्स पे होने चाहिए, उसकी ईल्डिंग पे होने चाहिए। अच्छा। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ईल्ड आएगी। रेट्स मार्केट में कम भी होंगे लेकिन ईल्डिंग ज़्यादा होगी तो हमारा टर्नओवर अच्छा हो जाएगा। युवा किसान जो आना चाहते हैं खेती किसानी में, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? तो आना चाहिए, उनको करना चाहिए। जो अपना बिजनेस छोड़ के आ रहा है और खेती की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो मेहनत करना चाहते हैं, वो चीज़ को समझना चाहते हैं। ये व्यवसाय, इसको हम व्यवसाय दृष्टि से देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम नेचर को भी हेल्प करते हैं इसके साथ। किसानों को प्रॉपर चीज़ें मिलनी चाहिए, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर जो केमिकल्स हैं, खाद सामग्री है वो मिलना चाहिए उसको। जो भी गवर्नमेंट की नीतियाँ आती हैं वो उसको उसके गांव में मिलना चाहिए। अभी सेंटर बहुत बड़ा होता है ना, इसका जो भूगोलिक बहुत बड़ा है। अब एक किसान यहाँ रह रहा है, उसको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना है लाभ लेने के लिए, तो उससे वो वंचित रह जाता है। योजना उस तक पहुँच नहीं पाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसान को भटकना पड़ता है। आप देखेंगे हर चीज़ में गवर्नमेंट ने सुविधाएं दे रखी हैं, सिर्फ किसान को छोड़ के। समय सुबह 11:30 बजे, सोहागपुर शहर के करीब का इलाका। सोहागपुर को उसके पान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का पान आसपास के जिलों में खासा मशहूर है। मैंने इससे पहले कभी पान की खेती होते हुए नहीं देखी। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पहुंची हूं जहां पर लंबे समय से पान की खेती की जा रही है। सुरेश चौरसिया पिछले 50 वर्षों से यहां पान की खेती कर रहे हैं। उनसे बातचीत के दौरान मुझे पहली बार पान को लेकर इतनी जानकारी मिली। ये पान की खेती होती कैसे, शुरुआत कैसे होती है, कितनी लागत इसमें लगती है और मार्केट में कैसी इसकी वैल्यू रहती है? खुद का बीज हो तो कम में हो जाता है, 1000-1200 रुपये पारी पड़ जाती। अच्छा। और मोल लेके लगाए तो कम 2500 रुपये पड़ जाती। या कितनी लागत लगती है आपको? जैसे हम लोग को आपने बताया कि ये घास और बांस ये सारे मिला के क्या क्या आपको एक क्यारी 2,500-3 हज़ार करीब में हो पाती तैयार। और ऐसी कितनी क्यारियाँ होती हैं? मुझकी इसमें आएंगी 150 क्यारी। तो क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी है, और क्या वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब
करना सरकार से मदद ये मिल रही है, अपन को बांस मिल जाते हैं बस। अच्छा। और दूसरी बल्ली बुलाओ गिड़िया ये तो वो फॉरेस्ट के लाने नहीं देते। अहम सवाल ये है कि पान की खेती में क्या युवाओं का कोई फ्यूचर है और क्या इसके प्रोडक्शन से इतनी आमदनी हो सकती है कि युवा एक बेहतर जिंदगी हासिल कर सके। 90% लोग चौरसिया समाज से कृषि के व्यवसाय पान के बरेजों में जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी लागत बढ़ती गई और घाटा जाने लगा, तो लोग आज की स्थिति में 3-4% लोग कृषि का काम कर रहे हैं। पान व्यवसाय के लिए मात्र बरेजे बनाने के लिए बांस की उपलब्धता की जाती है, लेकिन उसमें घास भी लगता है, बल्लियाँ भी लगती हैं और नेट भी लगती है, और भी अन्य चीज़ें जो लगती हैं वो शासन से प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि इस कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अफसोस की बात यह है कि पान की खेती करने वालों को कई सामाजिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। नीरज चौरसिया बचपन से ही अपने पिता के साथ इस काम में हाथ बटा रहे हैं। उनकी अब तक शादी नहीं हुई। वो शर्माते हुए इसके पीछे की वजह बताते हैं। लड़की बरेजे वालों को देते भी नहीं है, कह लगे बरेजे वालों को नहीं दे रहा, नौकरी वालों को देंगे। जी मैडम, अपना धंधा यही है, करना पड़ता है बरेजे का काम। अच्छा। पापा जी की हेल्प करना पड़ेगा, साथ करना पड़ेगी, रोजी रोटी ये अपनी। अगर ये चौपट हो जाता तो अपना धंधा पूरा खत्म हो जाता है। अगर सरकार पान की खेती को भी कृषि व्यवसाय के तौर पर मंजूरी दे देती है तो इससे चौरसिया परिवार के साथ ही दूसरे परिवारों को भी फायदा मिलेगा। इससे इनके आर्थिक हालात बेहतर होंगे और ये इस काम को आगे भी जारी रख पाएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पान भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। समय दोपहर 12 बजे, सीवनी मालवा का एक इलाका। भीलाखेड़ी में मेरी मुलाकात एक युवा उद्यमी सचिन सिंह तोमर से होती है। सचिन फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्लांट चलाते हैं। दिखने में सचिन जितने सरल नजर आ रहे थे, बातचीत में भी वो उतने ही ग्राउंडेड और हम्बल लगे। उन्होंने साल 2016 में कॉर्पोरेट लाइफ से मुंह मोड़ लिया था और गांव आकर प्लांट की शुरुआत की। ये वो दौर था जब लोग इस सेक्टर में आने से कतराते थे। हालांकि अब सिनेरियो बदल चुका है। फ्लाई ऐश का ट्रेंड बन रहा है। ट्रेडिशनली चलने वाली लाल ईंटों की बजाय अब लोग फ्लाई ऐश से बनी ईंटें अपना रहे हैं। तो ये आपने कब से शुरू किया? ये सीमेंट ईंट भी बोल सकते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसको मैंने जनवरी 2016 से चालू किया था। शुरू में तो हम लोग क्या है, हमने जाके डायरेक्ट लोगों से मिले कि किसी का कहीं काम निर्माण काम चल रहा है, तो हम जाके मिलते थे कि भाई हम ये फ्लाई ऐश की ईंट बनाते हैं, आपको लग रही हो तो यूज़ करो। पहले हमने लोगों को बताया, फिर धीरे धीरे करके अब हमारे पास खुद ही कांटेक्ट आते हैं। अब हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लाई ऐश वो वेस्ट मटेरियल होता है जो कि कारखानों से निकलता है। ये मटेरियल कई इलाकों में आम लोगों, प्रशासन और कंपनियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में फ्लाई ऐश से बनी ईंटें सभी के लिए फायदे का सौदा है। मैंने फ्लाई ऐश से बनने वाली ईंटों की प्रोसेस के बारे में जाना कि इसमें फ्लाई ऐश है, चूना डालते हैं, सीमेंट भी डाल सकते हैं, सीमेंट का यूज़ करना हो, और स्टोन डालते हैं, जैसे अपना डस्ट है, क्रेशर से डस्ट है, रेत मिल रही है तो रेत का यूज़ कर सकते हैं। एक दिन में किसका कितना प्रोडक्शन हो जाता है? एक दिन में कितनी ईंटें बनकर तैयार हो जाती हैं? ये हमारी जो मशीन है, मशीन द्वारा बनती है ये, तो मशीन है ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। तो इसमें 5000 ईंटों का प्रोडक्शन है 8 घंटे की वर्किंग में। तो 5000 ईंटें हम निकाल लेते हैं। फिर कभी लाइट की प्रॉब्लम है या कोई दूसरा ब्रेकडाउन हो गई है तो कभी कम भी बनती है, पर ज़्यादातर 5000 5,500 बना लेते हैं। एक सवाल मन में उठ सकता है कि फ्लाई ऐश से बनी ईंटें मिट्टी से बनी लाल ईंटों से कैसे बेहतर हो सकती हैं? सचिन इसे आसानी से समझाते हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि ये है इको फ्रेंडली, मतलब आपका ना तो ज़मीन वेस्टेज जा रही है ना कुछ नहीं। और उल्टा हम तो गवर्नमेंट का जो वेस्टेज है फ्लाई ऐश, जो आज गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है कि जो टनों से निकल रही है, तो उसका यूज़ हो रहा है। और इसमें यह है कि ये इसकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा आती है, मजबूती, ये वज़न में भी थोड़ी हल्की रहती है क्योंकि फ्लाई ऐश डलता है। तो इसमें उससे कम से कम ये 2.5 किलो वज़न का आता है ये एक ईंट। बिजनेस पर्सपेक्टिव से मुझे ईंट प्लांट का ये आइडिया काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। कितनी लागत में इस प्लांट को शुरू किया जा सकता है, मैंने सचिन से इस पर भी जानकारी ली। सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है जगह।
जगह आपके पास 20,000 स्क्वायर फीट तो जगह चाहिए भाई। आपका रॉ मटेरियल रखना है, रेडी माल को रखना है, मशीन, तो एक तो जगह, उसके बाद फिर व्यक्ति कितना इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे मशीन है, मशीन 2.5 लाख से भी आ रही है, तो 25 लाख 50 लाख तक की मशीन आ रही है। सचिन ने मुझे उनके बिजनेस मॉडल, फ्यूचर प्लान्स और सरकारी मदद पर भी जानकारी दी। देखिए, इसमें हम अभी जैसे कॉस्टिंग निकालें या ओवरऑल सेल के बाद निकालें तो नॉर्मल 60 पैसे 70 पैसे का आप मार्जिन एक ईंट पे पर पीस पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन खड़े हैं, ये भीलाखेड़ी ग्राम, तो यहाँ से 20 किलोमीटर के रेंज में ही हम सप्लाई करते हैं। हाँ, इसके आगे के लिए फिर कॉस्टिंग बढ़ जाती है। गवर्नमेंट कैसे आपको सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों में? हमने खुद ये PMEGP से ही केस शुरू किया था ये, और उसी बेस पे हमने किया। और उसमें अभी एक और अच्छी योजना चल रही है कि आप अपग्रेडिंग भी कर सकते हो, तो उसमें सेकंड टाइम भी अप्लाई कर सकते हो। वो भी एक अच्छा है, गवर्नमेंट की तो अच्छी योजना है, वो बहुत सारी योजनाएं हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि इस छोटे से गांव में भी सचिन इस तकनीक को अपना रहे हैं और तकरीबन 10 से 12 लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। मैंने बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट को भी समझा। प्रॉफिटेबल के साथ ये है कि रिस्क कम है इसमें, कि हमने माल बनाया तो हमको शाम को उसके रिजल्ट आ जाते हैं कि ये माल ख़राब तो नहीं बना। शाम को हमको इसके रिजल्ट आ जाएंगे। और लाल ईंट के साथ इसको कभी कंपेयर करोगे आप, तो लाल ईंट में क्या होता है कि 45 दिन की साइकिल है। आज जो माल बनेगा वो 45 दिन बाद आप सेल पे जाएगा वो। तो उतने पीरियड में वो माल कभी ख़राब होता है या मान लो वो पकने में सही से नहीं पका है, तो फिर बहुत लंबा लॉस होता है। ओवरऑल सचिन से मेरी बातचीत काफ़ी इंस्पायरिंग रही और ये खुशी भी मिली कि युवा सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर चीजें कंट्रोल भी कर रहा है। वही गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी अब काफी चीजें आसान हो गई हैं। लेकिन ये भी समझ आया कि दिस इज बिजनेस, थोड़ा रिस्क तो रहेगा ही और रिस्क से इश्क भी करना ही पड़ेगा। समय दोपहर 1 बजे, होशंगाबाद कॉलेज। शहर की एक सुस्त दोपहर और सूरज की आड़ी पड़ती किरणें इस अलसाए दिन को और लंबा बना रही हैं। मेरे सामने कॉलेज के लड़कों का ये झुंड है जो कि क्रिकेट मैच जीतने पर अपनी खुशी नहीं छुपा रहे। इस वक्त मैं शहर के सबसे बड़े कॉलेज में आ खड़ा हुआ हूं। होशंगाबाद, जो अब बदलकर नर्मदापुरम हो चुका है, अब भी अपनी बेतरतीबी और सुस्त तबीयत को बदल नहीं पाया है। सूबे के अहम जिलों में शुमार नर्मदापुरम में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए छात्रों को आज भी भोपाल या इंदौर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की डिमांड दशकों से की जा रही है। इस पुराने कॉलेज की कई इमारतों में से एक इमारत के इस हिस्से में छात्रों की भीड़ जमा हो गई है। इन सब की परेशानी वही पुरानी है जिससे होकर हर नौजवानी गुजरती है, और वो है बेरोजगारी। अगर स्वाभाविक तौर पे यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होंगी, क्योंकि बुधनी जिले में आती है, बुधनी जो है वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, तो यहाँ से एक बड़ी मात्रा में लोग पलायन करके बुधनी जाते हैं। अगर ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नर्मदापुर में खुलेंगी तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्वरोजगार के लिए एक बड़ा साधन हम नर्मदापुर के युवाओं को नर्मदापुर में ही उपलब्ध करा। ऐसा नहीं है कि होशंगाबाद में संसाधनों की कमी है, संसाधन पर्याप्त है, लेकिन सरकार इस ओर विचार नहीं करती है कि होशंगाबाद या नर्मदापुरम को भी हम इस लिए लाए कि जो इंडस्ट्रियल है, तो मुहासा में जो इंडस्ट्रियाँ लगी, जिले के मुहासा में जो इंडस्ट्रियाँ लगी, वो आज अनियमितता कारण, भ्रष्टाचार कारण पूरी ठप है। तो उसको वास्तुतः आप चालू हो जाए। ये लोग मानते हैं कि उनके जिले के पास नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जगह काफी है, बस स्टार्टअप के मौके क्रिएट करने की जरूरत है। यदि अपन देखा जाए तो तवा के पास भी यदि और व्यापार को देख लिया जाए तो रेत के लिए तो सब आ जाते हैं, पर यदि कोई इंडस्ट्री के लिए यदि बड़ी कंपनी आए तो उससे अपने को यहाँ पर युवाओं को रोजगार भी बढ़ेगा। तो सरकार कोई भी हो, पर उसको फंडिंग की तरफ, युवाओं के स्टार्टअप्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे युवाओं को अपने खुद की भी मतलब पर्सनल डेवलपमेंट कर सकता है। इंजीनियर, कितने इंजीनियर आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप भी जानते हैं। जो NMB से पढ़े हैं वो बाहर ठेला लगा रहे हैं, इसके चाहता हूँ सरकार कुछ करे। यानी कि रोजगार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जहाँ टेक्नोलॉजी आ जाए
जैसे अभी सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करा, इससे टेक्नोलॉजी और जहाँ बच्चों को सीखने को मिले और अच्छे से तो सर और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि शहर के कॉलेज में सुरक्षा इंतजाम ढीले हैं, इनको पुख्ता किया जाना चाहिए। सुरक्षा की थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कमी है, ढीलापन होता है। बाकी प्रशासनिक तरीके से अभी वर्तमान सरकार में तो हम जो देख रहे हैं कि ऐसी अच्छी सुरक्षा है। लड़के जहां कॉलेज में आ रही लड़कियों की सुरक्षा बेहतर करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर लड़कियों को लगता है कि उनके लिए ये कॉलेज सुरक्षित है और फिक्र जैसी कोई बात नहीं। अगर कुछ किया ही जाना चाहिए तो वो है फॉर्म भरने की लंबी प्रोसेस को आसान और छोटा बना दिया जाए। फॉर्म भरवाना होता है तो मतलब टीचर सीधा सीधा नहीं बताते, बोलते इस डिपार्टमेंट में जाओ उस डिपार्टमेंट में जाओ, तो ऐसे करेक्ट बताना चाहिए जिससे मतलब कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो। गर्ल्स के लिए कॉमन रूम भी है जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील भी करती हैं और सेफ भी है वो, जहाँ बॉयज़ अलाउड नहीं है। समय दोपहर 2 बजे, सोहागपुर शहर। हमारे देश में नदियों पर पॉलिटिक्स करने का पुराना इतिहास रहा है। सोहागपुर की राजनीति भी इस रवायत से अलग नहीं है। पलकमती नदी शहर के बीच से बहती है। लगभग एक बदसूरत नाले में तब्दील हो चुकी इस नदी के खूबसूरत नाम के पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये नदी बारिश पड़ते ही एक पल में उफान पर आ जाती है और अगले ही पल ये उतर भी जाती है, इसलिए इसे पलकमती कहा जाता है। लेकिन इसकी मौजूदा हालत देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। पलकमती गंदगी के ढेर में बदल गई है। इससे उठने वाली बदबू को आप शहर में दूर तक महसूस कर सकते हैं। हालात ये हैं कि लोग इसमें कूड़ा और कचरा फेंकते हैं। ये नदी दम तोड़ रही है। एक वर्ष पूर्व यदि हम इस नदी को देखें तो इसकी और ज़्यादा दुर्दशा थी, किंतु माननीय विधायक जी के प्रयासों से नगर पालिका के माध्यम से दोनों तरफ खुदाई और घाट निर्माण का काम जारी है। और माननीय विधायक जी ने अभी चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में वादा भी किया है कि इस नदी को हम साबरमती के रूप में पलकमती को बनाएंगे। उसी क्रम में माननीय विधायक जी ने शासन स्तर पर इस नदी के जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ की राशि इस नगर को उपलब्ध कराई है, जिसके नगर पालिका के माध्यम से टेंडर डाले जा चुके हैं और टेंडर खुलने की राय इस नगर के प्रबुद्ध जन देख रहे हैं। जैसे ही टेंडर खुलते हैं नदी का विकास चालू होगा। मैंने किताबों में, कविताओं में, किस्सों में सतपुड़ा के इन जंगलों की खूबसूरती के बारे में खूब पढ़ा है। ट्रेन से आते जाते हुए कई बार इन्हें देखा है। आज इनके बीच से होकर गुजरना, वो भी इतने करीब से, एक अलग एहसास दे रहा है। फिलहाल मैं सोहागपुर विधानसभा में आने वाले एक इलाके मढ़ई की ओर बढ़ रही हूँ। नर्मदापुरम शहर से इसकी दूरी 52 किलोमीटर है। हाल के कुछ बरसों में मढ़ई एमपी की एक अहम ट्रैवल डेस्टिनेशन बनकर उभरी है। खासकर STR यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। मेरी इस रिपोर्ट का मकसद यहाँ पैदा हुए रोजगार पर बात करना है, इसलिए मैं टाइगर रिजर्व नहीं जा रही। मढ़ई पहुंचते ही आपका सामना तवा नदी पर बने विशाल बांध से होता है। तवा नदी के कुदरती नजारे लाजवाब है। दूर तक फैला नीला पानी और आसपास बिखरी सतपुड़ा की पहाड़ियां गजब का सौंदर्य पैदा करती हैं, जो आंखों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। जाहिर है सैलानियों की तादाद में सालाना हो रहे इजाफे ने यहाँ होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म से जुड़े जॉब्स पैदा किए हैं। हम लोगों को जो लेडीज़ गाइड है वो 2021 में भर्ती किया गया है, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम मिला है, जो हम लोग कभी सोचा ही नहीं था कि इस गाइड का काम में मतलब कभी इसमें आ पाएंगे या हो पाएगा, लेकिन जो किया है बहुत ही अच्छा किया है। पर्यटन क्षेत्र के अलावा दूसरा तो और कोई सोर्सेस नहीं है, पर्यटन क्षेत्र से ही है, क्योंकि यहाँ पे मढ़ई जो टूरिज्म है, यहीं पे लोग गाइड और ड्राइविंग का काम करते हैं और कुछ लोग जो है इधर जो होटल्स हैं उनमें काम करते हैं और अदर कोई रोजगार नहीं है मैम।
ऐसा भी नहीं है कि मढ़ई की वजह से आसपास के सभी युवाओं को रोजगार मिल गया हो। रास्ते में मेरा सामना कुछ ग्रामीणों से हुआ। बस एक नजर देखते ही इनके आर्थिक हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये लोग बुनियादी सुविधाओं तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैडम ये कहना चाह रहे हैं हम कि हमारे जो साहब हैं वो हमको रोजगार दिलवाने, हमारा कहना यही है। अब हम 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े हैं मगर हमको कुछ आज तक कुछ नहीं मिला। मैम रोजगार यही खेती किसानी है और खेतों में जैसे धान मान बाहर चलते हैं तो वो काटने चले जाते हैं दिन से बस। अच्छा, तो कितना कमा लेता है आपकी उम्र का युवा यहाँ पर? मैम 300 रुपये रोज है यहाँ पे, तो एक दिन मिला 2 दिन मिला उस हिसाब से। इनमें से ज्यादातर युवा बेहद कम शिक्षित या करीब अनपढ़ हैं, इतने कमजोर कि अपनी बात भी ठीक तरह से कहना नहीं जानते। रोजगार का साधन ये है मैडम कि कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। कोई भी व्यक्ति आता है हमको बोलता है भैया फलानी जगह चलो आपको काम मिलेगा, तो 1-2 दिन काम किए उसमें क्या होगा मैडम। जो सरकार है इतनी योजनाएं निकालती है युवाओं के लिए, गरीबी रेखा के लोगों के लिए, बीपीएल धारकों के लिए, तो उसका कोई लाभ मिलता है आपको? देखो वो वहाँ से तो इनके मुँह से कह देते हैं, उनके जो अन्य व्यक्ति जो आते हैं ना वो रास्ते में ही खा जाते हैं, जहाँ तो लाभ आते ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक इन चेहरों पर आत्मविश्वास नहीं होगा, इनकी आंखों में बेहतर भविष्य के सपने नहीं होंगे, तब तक विकास की बातें बेमानी हैं। समय शाम 4 बजे, होशंगाबाद शहर का बाजार। भूरा कहार और विशाल कहार 2 सगे भाई हैं। कोरोना के बेहद मुश्किल दौर को पीछे छोड़ते हुए ये दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते और साथ निभाते यहाँ तक चले आए हैं। केटरिंग के काम से हुई शुरुआत ने थोड़ी हिम्मत दी और फिर थोड़ा साहस जुटाकर भूरा ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। 23 बरस के इस नौजवान ने इस काम में अपने छोटे भाई विशाल को भी अपना पार्टनर बना लिया है। हमारा मतलब पहले से प्लान था, हम दोनों भाई पहले वेटर चलाते थे वगैरह करते थे। हाँ। वहाँ से ही हमने ये सीखा है सब। बनाना किसने सिखाया आपको? जी हम जैसे कि काम करते थे मोमोज वाले के पास, वहाँ से हमने उसके पास काम करा, वहाँ से सीखे। अच्छा, भैया ने मुझे सिखाया। तो धंधा कैसा चल रहा है ये मोमोज का? अभी तो मत चल रहा है। तो किस कारण से? अभी वो ठंडी पड़ रही है और मार्केट भी डाउन है। तो इससे पहले क्या मुनाफा वगैरह कितना क्या हो जाता है? पहले तो अच्छा था। अभी की स्थिति में? अभी तो 1000-1200 रुपये का। दोनों भाई अपने कारोबार को और भी बड़े पैमाने पर लेकर जाने की प्लानिंग में है। अगर कामयाबी मिलेगी तो फिर जिम्मेदारियां भी पूरी हो सकेंगी। समय शाम 5 बजे, मढ़ई का एक रिसोर्ट। मढ़ई एक बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदलती जा रही है। नतीजतन यहाँ कई होटल्स और लग्जरी रिजॉर्ट्स भी बनते जा रहे हैं। शहरी भीड़ भाड़ से निकलकर कुदरत के बीच खुद को तलाशने वालों के लिए ये एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस रिजॉर्ट में भी ऐसे बाहरी मेहमानों के लिए तमाम इंतजामात हैं। लोग कुछ दिन अपने काम से दूर यहाँ पर आकर अपनी जहनी और जिस्मानी थकान दूर कर सकते हैं। नितेश चीतल रिजॉर्ट में वेटर का काम करते हैं। इस इलाके में घने जंगलों के बीच पहले से बसे कई आदिवासी गांवों को नई जगहों पर फिर से बसाया गया। नितेश भी ऐसे ही एक गांव से आते हैं। वो बताते हैं कि इलाके में पर्यटन बढ़ने से उनके जैसे और भी कई ट्राइबल युवाओं को सर्विस इंडस्ट्री में जॉब्स मिली हैं। नितेश का कहना है कि यहाँ के युवा पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसे में रोजगार के दूसरे कई रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं। नई उम्र के ये लड़के अपने नौजवान कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी लिए खड़े हैं। ये भारी वजन उनके चेहरों पर भी दिखता है, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान और मासूमियत सब छिपा ले जाती है। समय शाम 5:30 बजे, पिपरिया शहर। फिलहाल मैं पिपरिया के इस रेस्ट हाउस पर हूँ। दशकों पुरानी इस इमारत की अपनी चमक और अपनी महक है। ऐसी ही कई इमारतें इन दिनों मेरे सफर का हिस्सा बन गई हैं।
यहाँ पर मैं दिन ढलने के इंतज़ार में हूँ। शाम के गहराते ही मुझे निकलना है इस शहर के बाजारों की ओर। कहते हैं किसी शहर की तबीयत को जानना हो तो उसके मशहूर चौक चौराहों और बाजारों का रुख कर लीजिए। यहाँ पर हकीकत नुमायां हो जाएगी और तासीर मालूम। मेरी जुबान पर भरोसा मत कीजिए, बस तस्वीरों पर नजर डालिए। ये शहर कैसा है कुछ कहने सुनाने की जरूरत नहीं। इस बेतरतीबी पर तफसील से कुछ कहूंगा, लेकिन उससे पहले एक जादूगर से मुलाकात कर लूं। पिपरिया आते ही किसी ने कहा था, मियाँ यहाँ आए हो तो मंगलवारा का पान जरूर खाते जाना, उम्र भर याद रखोगे। तो हम पहुंच गए मंगलवारा। चौक के इस हिस्से में बड़ी मशहूर गुमटी है। ये ना छोटी है ना बड़ी, बस जहां है अपने आप में फिट है समझिए। दुकान का नाम है अशोक पान सेंटर। लोग कहते हैं चौधरी साहब के हाथों में जादू है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। करते हैं ये कैसे, सबका ही सवाल है। ये पान पर बस चूना और कत्थे का लेप ही नहीं लगाते, मोहब्बत का रस बरसाते हैं। ये पान जुबान पर रखते ही खुल जाता है। सच मानिए, दिलो दिमाग की थकान हो जाती है क्रैश और मूड लगने लगता है एकदम फ्रेश। चौधरी साहब को यहाँ पान लगाते करीब 20 बरस हो चले हैं। दुकानदारी अच्छी चल रही है और कमाई भी चंगी ही समझिए। पिपरिया के जो युवा हैं उनको रोजगार और स्वरोजगार दोनों में से कैसे किससे जुड़ना चाहिए? स्वरोजगार ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए आप टिप्स क्या देंगे? अपना ही धंधा शुरू करना वही सबसे बढ़िया है। अभी तो क्या नौकरी तो मिल नहीं रही है कहीं, तो वो उससे अच्छा अपना ही सेल्फ बिजनेस अच्छा है। कितनी इनकम होती है लगभग एक महीने में? आपको लागत कितनी होती है, इनकम कितना होता है? लागत तो पान की दुकान में आजकल बहुत बढ़ गई है। अगर सब ब्रांड रखेंगे तो सारी पान निकाल बता दें। अच्छा, तो मुनाफा कितना होता होगा मान लीजिए एक महीने का? मोटे मोटे तौर पर अगर आप बताना चाहें तो 30 से 35 हज़ार। नौकरी तो मिलने से नहीं, खुद का बिजनेस करें, 100 200 500 हज़ार जितना भी आया नहीं है। नौकरी को कोई भरोसा थोड़ी है। फिर से कोरोना आने लगा है, फिर भगा दें क्या मतलब? खुद का बिजनेस करोगे तो फायदा है। आप अपनी पान की दुकान को लेकर के कितनी सेटिस्फाई हैं, कितना खुश हैं? मैं पूरा 100% खुश। आलिम साहब इस पान के शैदाई हैं। जितनी मोहब्बत इस शहर से है उतनी ही उल्फत इस पान से जताते हैं। कहते हैं पिपरिया से लेकर पटना तक ऐसा पान ना देखा है और ना चखा। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से पान लेकर बिहार जाता हूँ। बिहार के लोगों को भी मैंने यहाँ का पान खिलाया। यहाँ से लोग जो गुज़रते हैं सूरत वगैरह से जाते हैं, उन लोगों को भी मैं यहाँ का पान खिलाता हूँ। मैं इसको यहाँ का बेहतरीन तोहफा बना करके लोगों को देता हूँ, भाई ये पान ले जाओ, पान अच्छा है। पान के कसीदे पढ़ते पढ़ते बात चली आई युवाओं की तालीम पर। आलिम साहब की राय गौर करने वाली है। हमारे मुस्लिम जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम समाज है, उसको आप कैसे देखते हैं? उन पे और एजुकेशन को लेकर के या और दूसरी चीज़ों को लेकर के उनका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है? दीनी तालीमी के साथ उनको कैसे और बेहतर एजुकेशन दी जा सकती है? दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दीन में तालीम को कहा गया है कि तालीम फ़र्ज़ है, इल्म सीखना फ़र्ज़ है। ये नहीं कि दीनी इल्म सीखना फ़र्ज़ है, बल्कि आम तरीके से कहा गया है कि इल्म सीखना फ़र्ज़ है। तो दीनी इल्म भी सीखे और दुनियावी इल्म भी सीखे। एजुकेशन भी ज़रूरी है, जब ही आगे बढ़ेंगे ये कौम। समय शाम 6 बजे, सेठानी घाट, होशंगाबाद। नर्मदापुरम एक छोटा शहर है। यहाँ लोगों को सलीके और तरीके की फिक्र नहीं। सड़कों पर सब मस्त नजर आते हैं, एकदम बिखरे हुए तितर बितर से। इस शहर की जान मां नर्मदा में बसती है। सौंदर्य की ये नदी देश के इस हिस्से में अध्यात्म का केंद्र भी बनी हुई है, इसलिए इसके घाट पर सब कुछ सुनहरा नजर आता है। सेठानी घाट को 19वीं सदी में बनाया गया था।
ये देश के सबसे बड़े घाटों में से एक है। इसे बनाने वाली महिला जानकीबाई सेठानी के नाम पर इसका नाम सेठानी घाट रखा गया है। श्याम सिंह राजपूत होमगार्ड जवान है। पिछले 15 वर्षों से उनकी ड्यूटी घाट पर लगी हुई है। उनसे इस काम में आने वाली चुनौतियों पर मेरी बात होती है। शायद पूर्णिमा है, नर्मदा जयंती है, ऐसे खास त्योहारों पे हम लोग की ड्यूटी विशेष तौर पे रहती है। अच्छा। कहीं कोई कैजुअलिटी ना हो, उनका ध्यान रखते हुए लगातार पेट्रोलिंग नाव बोट द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहता है। इस घाट पर अपनी लंबी सर्विस के दौरान श्याम सिंह ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। नदी में डूब रहे लोगों को अपनी जान पर खेलकर बाहर निकाला है। ऐसी कई जगह घटनाएं घटती है जो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन माँ का नाम लेके पूरा काम होते हैं हमारे। ये कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, को डूबने लगता है, तो हमारी तो वो नहीं कि हम बचा सके, लेकिन क्या मैया का नाम लेने के बाद में हम एकदम कूद जाते हैं और उस बंदे को बचा के ले आते हैं। पुरखों को पूजने और अपनों को तारने के लिए लोग दूर दूर से नर्मदा घाट पर चले आते हैं। इसकी हर उठती लहर मानो की मुक्ति की तरफ बढ़ते एक और कदम जैसी लगती है। इसलिए शहर के लोग इसे हर शाम प्रणाम करने पहुंच जाते हैं। समय शाम 7:30 बजे, सोहागपुर शहर। आज कबड्डी के चाहने वालों ने इस मैदान को नहीं छोड़ा है कि 2-3 रेड पर भवानी ने बेहतरीन 2-3 सुपर रेड की है, लेकिन साहिल ने आज शुरुआत बेहतरीन की है। देखना इस समय लगे अंदर आए, टीम आए, लेकिन देखना होगा क्या रेडर सेफ है या रेडर आउट। तो रेडर आउट हुए हैं, लॉबी के उन्हें बाहर किया गया है। सुहागपुर में खेलों को लेकर एक अलग ही दीवानगी देखी जाती है। खासकर देसी खेलों को यहाँ पर खूब पसंद किया जाता है। फिलहाल मैं जब यहाँ पहुंची तो एक स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप चल रही थी। मशहूर एजुकेशनिस्ट अरविंद सिंह चौहान की याद में ये कबड्डी चैंपियनशिप रखी गई है। इस जिले में कबड्डी, हॉकी और दंगल, ये 3 ऐसी विधाएं हैं जो कि वास्तविक खेल के रूप में खेली जाती हैं। और इन खेलों का यहाँ पर हर गांव में बहुत अच्छे आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे, कबड्डी के खिलाड़ी मिल जाएंगे, पहलवान मिल जाएंगे। ये सोहागपुर नगर तो खेलों की नर्सरी रहा है, जिसने राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी एथलीट्स में, कबड्डी में, हॉकी में, फुटबॉल में दिए हैं। कॉलेज के इस मैदान में जमा दर्शकों की ये तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कबड्डी यहाँ कितनी पॉपुलर है। मैंने यहाँ रुककर एक पूरा कबड्डी मैच देखा। चैंपियनशिप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था और कुछ ही देर बाद फाइनल भी होना था। इलाके के स्टार कबड्डी प्लेयर से हमारी बात होती है, जो 10 नंबर की जर्सी पहने अपनी टीम के लिए सबसे अहम मैच खेलने उतरे हैं। जो सुविधाएं अच्छी दें हमें, जहां हम मैच खेलने जाएं वहां भी, और जो हम जहां प्रैक्टिस करते हैं वहां भी, जैसे लाइट हुई, मैट हुई है, हमें मिले तो हम और अच्छा कर पाएँ। एकेडमी जैसे जो जिले के मैच होते हैं तो हमें एकेडमी दे दे या कुछ दे दे तो हम बढ़िया खेल पाएँ। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है। आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, तिवारी जी जब आप हैं तो फिर जमाने की जरूरत क्या है। समय रात 8 बजे, पिपरिया शहर। शाम का रंग गहराने लगा है, बाजार बिजली से रोशन हो गए हैं, शहर रफ्तार पर है और ट्रैफिक दुश्वार। कहते हैं पिपरिया से होकर रोजाना हजारों सैलानी पचमढ़ी जाते हैं। वहाँ मौसम खुशगवार होगा, लेकिन यहाँ मैं बेजार हूँ। एक नज़र में ही इस शहर की सबसे बड़ी दिक्कत समझ आ जाती है, और वो है ट्रैफिक के कमज़ोर इंतजामात। ये बेतरतीबी दूर दूर तक फैली है। जहाँ तक नजर जाती है आड़ी टेढ़ी लगी गाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। बेवजह शोर करते हॉर्न से कान दर्द करने लगते हैं। धूल का गुबार और मकड़ी के जालों जैसे बाजार। इस बदइंतजामी से शहर के बाशिंदे परेशान हो चुके हैं। चाय की इस मशहूर दुकान पर शहर के ज्यादातर लोगों का
आना जाना लगा रहता है। यहाँ चाय में स्वाद तो है, लेकिन शहर की हालत से खींच ऐसी है कि इसका जिक्र छेड़ते ही ये मिठास भी मन खट्टा कर जाती है। आप खुद देखिए, यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग, किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसको लेके आए दिन नए नए हादसे होते हैं, जिनके कारण छात्र, युवा पीढ़ी और सभी परेशान है। जो मेन हाईवे की जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर हैवी व्हीकल जो आते हैं, उनका शहर के अंदर से बिल्कुल प्रवेश निषेध करना चाहिए। इस शहर की दुबली पतली सड़कों पर भारी भरकम ट्रक किसी आवारा सांड के माफिक घुसे चले आते हैं। यह हादसों को न्योता देने जैसा है, पर परेशानी बस इतनी ही नहीं और भी है। अंधेर नगरी चौपट राजा और देखना हो तो पिपरिया आजा। यहाँ की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, कोई धनी धोरी नहीं है यहाँ पे। शिक्षा व्यवस्था, स्कूल बहुत है, मगर बेरोजगार बहुत हैं युवा लोग। युवा लोगों के लिए कोई उद्योग धंधा खुल जाए, कोई व्यवस्था हो जाए तो बेचारे बाहर यहाँ वहाँ नहीं फिरे। युवा लोग बहुत बेरोजगार है यहाँ के। शासन से मांग है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दें। यहाँ पे कानून व्यवस्था भी बहुत लचर है, अपराध इतने बढ़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई अधिकारी जमता है 6 महीने बाद उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो बेचारा समझ ही नहीं पाता शहर की भौगोलिक स्थिति क्या है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हम इस चौराहे में खड़े हैं, पिपलिया का ये चौराहा है, वो मंगलवारा चौराहा है। और यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं, लगभग एक जो अनकंडस्टेड है। यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है, सिग्नल्स नहीं लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पिपलिया है वो टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पचमढ़ी यहाँ से सबसे करीब है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था देखिए बहुत ही ख़राब है, खस्ता हाल है। और यहाँ की युवा जो हैं, वो युवा चाहते हैं कि शहर को और बेहतर किया जा सके, उनका डेवलपमेंट किया जा सकते, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ कहना नहीं चाहते। इन्हीं सब बातें हैं जो पिपलिया को और शायद पीछे कर रही हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात की जाए, तो लोग कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन उनकी इच्छा ये है कि और बेहतर किया जा सके। शिकायतों का ये पुलिंदा सिर पर भार जैसे मालूम होता है। इधर बीच चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। सुभाष बाबू सैल्यूट कर रहे हैं, किसको ये मालूम नहीं, कम से कम इस शहर के ट्रैफिक सिस्टम को तो नहीं।